Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So the final game of the Champions Trophy will be played today between India versus New Zealand. India is favourite for the game, but experts think New Zealand can be a tough challenge for them. On the other hand, there are rumours about Virat Kohli and Rohit Sharma retiring. Also concerned raises about Matt Henry's injury and Kohli fitness. What are the latest update? What is BCCI planning? We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you. I'm also doing fine असगर, और आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ भी करूंगी, लेकिन इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अब तक हुए हेड टू हेड मुकाबलों के ऊपर। तो जनाब, ओवरऑल अब तक इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 119 मैचेस खेले गए हैं। 61 इंडिया जीता है, 50 मैचेस न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं और 7 ऐसे मैचेस रहे हैं जो कि नो रिजल्ट पर गए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यूएई की बात करें तो यहाँ पर जनाब 6 मुकाबले हुए हैं जिसमें भारत को एज हासिल है या एडवांटेज हासिल है, क्योंकि 5 वो जीते हैं और 1 मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीता है। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो अब तक 2 मैचेस हुए हैं और 1 जीता है इंडिया और 1 जीता है न्यूजीलैंड। और ये जो हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं ये 1975 से लेकर 2025 तक का है। तो असगर, फिर क्या लग रहा है आज क्या होने जा रहा है? कौन लिफ्ट करेगा ट्रॉफी को? किसका पलड़ा भारी है? बहुत शुक्रिया ज़ारा। आज वो दिन है जिस दिन का हम सबको इंतज़ार था, चूँकि फाइनली चैंपियंस ट्रॉफ़ी अब अपने अख्तामी मरहले के लास्ट पॉइंट में दाखिल हो गई है, यानी कि लास्ट डे में आज फाइनल है। बड़ा फाइनल है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। जो स्टेट्स आपने दिखाए उसके मुताबिक तो लगता है कि इंडिया को एज है, लेकिन इंडिया को एज फिर शायद यूएई का भी है, चूँकि जो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है दोनों टीमों के दरमियान विनिंग पोजीशन की। लेकिन जो स्लाइटली एज हासिल है भारत को, वो एज तो देखे ना पहले दिन से है और रहेगा। भारत इसको माने या ना माने ये तो एक हकीकत है और एक मिसाल भी सेट हो गई है अब आईसीसी के हवाले से कि एक टीम जो है जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक मैचेस खेले। तो आईसीसी के पास ये जवाब नहीं रहा कि अब वो किसी और टीम को मना कर सके। अगर वो कोई ठोस वजूहात सामने लेकर आते हैं तो फिर आईसीसी मजबूर होगा कि उस टीम की बात भी मानी जाए। एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो मिसाल क्रिकेट के हक में नहीं, जो क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन आज जो है मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो बदला लेगा। और 25 साल पहले का जब न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी, तो मुझे लगता है कि आज वो बदला लेगा। और उसकी जो अब तक की हमारी इतलात हैं, जो टीम मैनेजमेंट है वो भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है जहनी तौर पर भी कि वो ना सिर्फ बदला लेंगे बल्कि एक अच्छा मैच भी शायकीन को देखने को मिलेगा, क्योंकि टीम दोनों जो है वो। अच्छा, ये बात तो बड़ी सर्टेन है कि अच्छा मैच तो ज़रूर देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों टीमें ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रही हैं, खासकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में। तो अभी चलते हैं दुबई और सलमान लुकमान से जान लेते हैं कि दुबई में क्या सूरत हाल है, फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ख़ासकर जो कोहली के फिटनेस से मुतालिक कुछ र्यूमर्स आ रही थी और फिर मैथ हेनरी की इंजरी है उसकी क्या अपडेट्स हैं? जी सलमान, क्या डिटेल्स हैं? फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर दुबई में आज जो है फाइनल खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बाकायदा से जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे स्टेडियम के अंदर और कई लोग अभी से जाना शुरू हो चुके हैं। और अगर दोनों टीमों की बात की जाए, दोनों टीमें मजबूत हैं, दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से कारकर्दगी दिखाई। इंडिया भी अगर टीम की बात की जाए, इंडिया ने सारे मैचेस अपने अपने नाम के, न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी बेस्ट रही। और इसके साथ साथ अगर दीगर जो है मैचों की बात की जाए तो तमाम तर शायकीन का कहना है कि इंडिया फेवरेट है। लेकिन कुछ शायकीन हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे कि आज का मैच कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां तो काफ़ी चल रही हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बाकायदा से मैच स्टार्ट भी हो जाएगा। ये बताइएगा कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है और जो मेरी फेवरेट टीम है न्यूजीलैंड है। मुझे लगता है ज़्यादातर इंडियन की सपोर्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेले, उनकी टैक्टिक्स वगैरह, तो मेरे फेवरेट तो न्यूजीलैंड है। मुझे लगता है कि वही जीतेंगे।
बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी और जिस तरीके से आज मैच हो रहा है, मैच को देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर बाकी है और मैच जो है आज का फाइनल शुरू हो जाएगा। और अगर बात की जाए जो यहाँ के एशिया कप के हवाले से, तो एशिया कप ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कई बातें हो रही हैं कि दुबई में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये भी सामने आ रही है बातें कि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में खेला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये मैच जो एशिया कप के हैं वो दुबई में होंगे या श्रीलंका में होंगे, लेकिन आज का जो फाइनल है वो दोनों टीमें जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने के लिए पहुँच जाएंगी और शायकीन भी स्टेडियम में पहुँचना शुरू हो चुके हैं जी। तो असगर देखा ना आपने, काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ हैं, कोई कह रहा है भारत जीतेगा, कोई कह रहा है न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन जो भारत के बैटिंग कोच हैं ना शशांतु कोटक, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि भाई भारत को न्यूजीलैंड के ऊपर कोई एडवांटेज हासिल नहीं है। देखिए वो एज ए टीम ऑफिशियल बात कर रहे हैं, जाहिर है, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं, शायकीन क्रिकेट देख रहे हैं, दीगर एक्सपर्ट देख रहे हैं, उस लिहाज से तो मैंने कहा ना कि वो माने या ना माने, एडवांटेज तो हासिल है। और ना सिर्फ इस हवाले से, एटमॉस्फेयर के हवाले से, बल्कि मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से भी उनको एडवांटेज हासिल है। और वैसे भी न्यूजीलैंड को एक झटका लगा हुआ है कि उनका मेन बॉलर जो है वो अनफिट है। अल्लाह करे कि वो फिट हो जाए और एक अच्छा मैच देखने को मिले और टीम बैलेंस हो जाए। ये बात भी तो माननी होगी ना कि टिम साउथी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 2009 के बाद न्यूजीलैंड पहुंचा है सीटी के फाइनल में। बिल्कुल फाइनल में पहुंचा है और इस फाइनल में पहुंचने का क्रेडिट यकीन उसका टीम वर्क है और ख़ासकर जो विलियमसन है उनकी बैटिंग है और उसके साथ साथ जो अर्जन है उनकी बैटिंग है। यही दो वो फ़र्क हैं जो न्यूजीलैंड अपना इंडिया पे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग के साथ तो वो किसी तरह से गुजारा कर ही लेंगे। न्यूजीलैंड के स्पिनर भी अच्छा मुकाबला करते हैं, लेकिन भारत के स्पिनर जो है वो स्पेशलिस्ट हैं और इतने स्पेशलिस्ट हैं कि वो उस विकेट को रीड कर चुके हैं, उस एटमॉस्फेयर को समझ चुके हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए बड़ा चैलेंज होगा और सबसे अहम जो रोल अदा करेगा वो टॉस अदा करेगा। आपको मालूम है कि इंडिया मुसलसल 14 टॉस हार चुका है अब तक और वो टॉस जीतने में कंजूस हो गया है उनका कप्तान जो है। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के भी 4 टॉस मुसलसल हारा है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या फाइनल का टॉस हारता है या जीतता है, क्योंकि इस विकेट पे लेकिन वो टॉस जीत रहे हैं या हार रहे हैं, मैच तो उनके हक में ही जा रहे हैं ना असगर, ये भी तो पॉइंट टू बी नोटेड है। आप तो फिर वो बरतानवी मीडिया वाली बात कर रही है कि इनसे पूछ ले क्या करना है क्या नहीं करना। तो बात ये है कि देखें जो विकेट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें टॉस का रोल तो है और टॉस यकीनन बड़ा अहम होगा और देखेंगे कि न्यूजीलैंड अपने फाइनल 11 जो है वो फाइनल जो करेगी उससे क्या इंडिया के अगेंस्ट के कौन से साइड को लेकर आती है। सही, और मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर लिया है इमरान यूसुफजई और इमरान लतीफ़ ने। पहले मैं रुख करूंगी इमरान यूसुफजई की जानिब। तो इमरान, आपको क्या लगता है कि आज मैच में कौन उन्हें जीतने जा रहा है, खासकर इन द वे कि स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं भारत के, तो आज ट्रम्प कार्ड कौन साबित होगा? विल इट बी वरुण और समवन एल्स? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस पिच के ऊपर इंडिया की जो टीम है वो बहुत ज्यादा जो है उसका हाथ साफ हो चुका है और मेरा ख्याल ये है कि उसको काफी ज्यादा एज हासिल होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक एडवांटेज की बात की जा रही थी कि इंडिया को कहीं और ट्रेवल नहीं करना पड़ा, वो यहीं पर मौजूद थे, इसी मैदान के ऊपर जो है उन्होंने सारे मैचेस खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक के और ग्रुप स्टेज के भी, उसके बाद सेमीफाइनल भी। तो मेरा ख्याल है उनको एज तो जरूर हासिल होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड भी कोई ऐसी आसान टीम नहीं होगी। इससे पहले जो है इंडिया इसी मैदान के ऊपर जो है बाकी टीमों को हरा तो जरूर चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड से उसको जो है काफी टफ टाइम मिलेगा। 1998 में जो पहला इवेंट हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, तब से लेके अब तक सिर्फ एक मरतबा जो है ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं और ये 2000 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जिसमें न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस टाइम पे और आज पे काफी ज्यादा फर्क है। 25 साल के बाद दोनों टीमें एक बार फिर फाइनल में ही आमने सामने हुई है और इस दौरान बिल्कुल इन दोनों का आपस में कोई टाकरा नहीं हुआ, कोई मैच भी नहीं हुआ इवन चैंपियंस ट्रॉफी में। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये हासिल है न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड के पास एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए जो रचिन है, जी बिल्कुल, उनके पास जो ओपनर है वो भी बड़े अच्छे हैं और मिडिल ऑर्डर में उनके पास बैटिंग बड़ी मजबूत है। तो एक अच्छा स्कोर अगर वो 300 प्लस करते हैं और जैसे अफजल भाई ने बताया कि 14 टॉस जो है वो अब तक हार चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है टॉस हारने का उनको अफसोस इसलिए नहीं होगा
कि टॉस वो हार जाते हैं, मैच वो जीत जाते हैं। 12 तो मैच कल जीते इमरान, ये 12 टॉस हारने के बावजूद 12 मैच जीते। जी वही मतलब 14 में से वो जो है जीते हैं, 2 जीते हैं और बाकी 12 टॉस वो हारे हैं, लेकिन मैच वो ज्यादा जीते हैं। तो असल ये है कि उसके बाद जो है न्यूजीलैंड को आज जो है वो अगर टॉस हार भी जाए लेकिन मैच जीतना चाहिए थी कि एक अच्छा मौका है न्यूजीलैंड के पास 25 साल के बाद दोबारा से ये टाइटल जीतने का, इसलिए कि न्यूजीलैंड ने भी एक ही मरतबा ये टाइटल जीता है, इंडिया ऑलरेडी 2 मरतबा जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मरतबा जीत चुका है। तो ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड आज वो तीसरी टीम बने जो इस टूर्नामेंट को, इस बड़े मेगा इवेंट को दूसरी मरतबा जीतेगी। तो जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ये पिच जो है स्पिनर्स आज भी डोमिनेट करेंगे। असगर, फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ इतलात आ रही हैं रिगार्डिंग कोहली फिटनेस और प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटने पे बड़ी जोर से बॉल लगी थी, लेकिन उसके बाद वो चले गए थे वहां से, क्या अवेलेबल होंगे फाइनल के लिए आज? नहीं, मेरी इतला तो ये है कि वो चले नहीं गए थे, अलबत्ता वो ग्राउंड में मौजूद रहे और दीगर प्लेयर्स को, अपने साथियों को प्रैक्टिस करते हुए देखते रहे। इस दौरान उनको ट्रीटमेंट दी जाती रही और जो फाइनली रिपोर्ट आई है तो वो इंडिया के कैंप के लिए अच्छी खबर है कि कोहली कल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उनकी जो चोट लगी थी वो इतनी खतरनाक नहीं है कि उन्हें ड्रॉप करना पड़े या आराम कराना पड़े। मेरा ख्याल है कल जो कोहली है वो फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल है। सही। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया है। तो आई एम श्योर कि लाहौर ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। वैसे बाय द वे किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए एक आज बड़ा दिन है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट का शिकवा यही है कि अगर ये फाइनल पाकिस्तान में खेला जाता तो भरपूर अंदाज से शायकीन क्रिकेट इसको एंजॉय करते हैं। ख़ासतौर पे लाहौर या कराची में मैच होता तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैच को देखने स्टेडियम पहुँचते, मगर क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत चीज़ें पहले से तयशुदा हैं तो मगर अब शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि दोनों तगड़ी टीमें फाइनल में पहुंची। खासतौर पे न्यूजीलैंड की कारकर्दगी बेहतर रही है, 300 से प्लस स्कोर करते रहे, जबकि जो भारत की टीम है दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उसको वन वेन्यू का एडवांटेज हासिल रहा है, जिसकी नफ़ी की है भारतीय बैटिंग कोच ने भी। उनका कहना था कि भारत ने जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जीतने अपने महज सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे जीते हैं और इसको बेबुनियाद करार दिया। जो मीडिया के ऊपर, जो दीगर टीमों के ऊपर जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत को सिंगल वेन्यू का एडवांटेज हासिल है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ा। उनका कहना था कि आज भी जो फाइनल हो रहा है तो भारत की टीम भरपूर परफॉर्मेंस देगी। खासतौर पे अगर विराट कोहली की फिटनेस पे हम बात करें तो विराट कोहली जुमे के रोज़ प्रैक्टिस सेशन के दौरान ज़ख्मी हुए थे, जिसके मुताबिक जो इतलात ये आ रही कि आज फाइनल से कबल वो भरपूर अंदाज से फिट होंगे, अपनी टीम की नुमाइंदगी करेंगे और भारत के लिए अच्छा स्कोर सेट करेंगे। दूसरी जानिब से मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी में 10 विकेटें ली हैं, तो उनके हवाले से भी इतलात ये आ रही कि वो अपनी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। जबकि मिचेल सेंटर जो कि कप्तान है न्यूजीलैंड के, उनका यही कहना था कि हम चाहते यही कि स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर सेट करे, गो के सुबह 250 दुबई की पिच पे बड़ा स्कोर समझा देता है, मगर उनकी कोशिश ये होगी कि वो जिस तरह कजाफी स्टेडियम में बड़ा स्कोर 300 प्लस करते रहे, यही स्कोर भारत को टारगेट करके दें। तो दूसरी जानिब भारत को भी देखना होगा, मुसलसल 14 बार टॉस हारता आ रहा है। आज बिल्कुल ये तो तय है कि मैच बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ओके, पाकिस्तान में ये फाइनल नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की टीम भी ये फाइनल में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और इस गेम का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। फिर इंडिया को एडवांटेज हासिल है या नहीं है, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान से भी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपनी फेवरेट टीम का ऐलान किया है और बताया है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रवि शास्त्री ने बड़ा सरप्राइज कर दिया है, बिकॉज वो ये कहते हैं कि इफ एनीवन डिफीट्स इंडिया देन इट्स न्यूजीलैंड। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इस पे भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। असगर, भारत को एडवांटेज हो रहा है, इस पर तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, लेकिन ये रवि शास्त्री को क्या हो गया है, क्यों जरा अनकॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी टीम को लेके और कह रहे हैं कि अगर भारत को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड है?
देखिए रवि शास्त्री कोई गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि इस पूरे इवेंट में अगर आप देखें तो दो ही टीमें हैं जो हम पल्ला रही हैं, एक इंडिया और दूसरे न्यूजीलैंड। वो और बात है कि राउंड मैच में सफ़र की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से, एडजस्टमेंट ना होने की वजह से अच्छा खेल के भी न्यूजीलैंड दुबई में हार गया चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी शानदार रही है, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी। तो शायद रवि शास्त्री ने तीनों शोबों का जायजा लेने के बाद ही ये बात की है कि अगर हमें हरा सकता है कोई तो वो न्यूजीलैंड की टीम हरा सकती है। और बिल्कुल रवि भाई आप फिक्र ना करें, 25 साल की तारीख लगता है दोहराई जाएगी। और लास्ट 5 मैचेस इंडिया ही जीता है न्यूजीलैंड से। इमरान यूसुफजई, लेकिन शुभमन गिल ने भी प्रेसर की, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी दबाव फील करते हैं। जिक्र भी किया उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि वहां पे एडवांटेज था बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग साइड थी वो वीक थी। जी बिल्कुल, जाहिर है उनके जो मेन बॉलर थे कप्तान पैट कमिंस समेत वो टीम से बाहर थे, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको ये तो जरूर हासिल था। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो कदरे नई टीम थी और ज्यादा जो मेन उनके बॉलर थे वो भी मौजूद नहीं थे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं कम से कम जो रवि शास्त्री है उनकी इस बात से सौ फीसद इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि वाहिद इस टूर्नामेंट में अगर आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देखें, अफजल भाई भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाहिद यही एक टीम है कि जो इंडिया का रास्ता रोक सकती है। तो फाइनल में आज टॉस भी, ये भी हकीकत है कि टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज की जो परफॉर्मेंस होगी दोनों टीमों में, एक तो फील्डिंग बड़ी ज्यादा काउंट करेगी। देखिए पॉइंट के ऊपर जो ग्रीन फिलिप्स ने 2 बहुत ही शानदार कैच पकड़े हैं, एक विराट कोहली का और एक मोहम्मद रिजवान का, और ये भी आप चेक करें कि एक कैच उन्होंने राइट हैंड से पकड़ा, दूसरा उसी जगह पर उसी स्टाइल में जो कैच था वो लेफ्ट हैंड से पकड़ा। तो वो बड़े ही शानदार जो है फील्डर है। वो हर शोबे में ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा तो कर ही रहा है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे वो भारत हो। लेकिन अगर हम कुछ अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें, फॉर्मर क्रिकेटर्स की, तो उन्होंने भी बता दिया है कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सरफराज अहमद ये कहते हैं कि वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। लेकिन साथ साथ इमरान उन्होंने शिकवे भी किए हैं कुछ पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स से। लेकिन इससे पहले इमरान एक बात कह दूं, ज़रा ये तस्दीक कर लें, सरफराज साबिक क्रिकेटर तो नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं किया। बट वो प्लेइंग 11 में भी नहीं है, तो एक तरह से साबिक ही हो गए हैं। अब तो उन्हें पीएसएल में भी एज अ मेंटोर लिया जा रहा है। बात है कि वो प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन आप उसको साबिक कह के तो फिर जाती करेंगे। नहीं, एक्चुअली कोयटा ने भी राहें जुदा कर ली ना उनसे, तो मुझे लगा कि शायद नहीं सरफराज उसके कोच हो गए। मैं तफसीर करा देता हूँ आप लोगों का। ऐसा है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सरफराज भाई बहुत ही शानदार कप्तान रहे हैं और अल्लाह उनको सलामत रखे। वो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, आज भी उनकी बहुत क्रिकेट बाकी है। अच्छा इमरान, यहाँ पे मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज का सामना है, तो मुझे कोई ब्रेक चाहिए होगा, लेकिन इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट कैंप में भी काफ़ी हलचल चल रही है, तो इमरान लतीफ़ से जान लेते हैं कि इनसाइट्स क्या हैं। इमरान बताइएगा, क्या इनसाइट्स हैं न्यूजीलैंड टूर के लिए, क्या प्लानिंग्स हो रही हैं? बिल्कुल ज़ारा, लाहौर में अगर बात करें पाकिस्तान टीम की दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने LCC ग्राउंड में बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कोचेज़ ने भरपूर अंदाज में खिलाड़ियों को टिप्स दी, ख़ासतौर पर बैटिंग की ड्रिल्स की गई, हिटें लगाई गई, जो स्ट्राइक्स को मेंटेन रखने के लिए टिप्स दी गई। तो खिलाड़ियों को भी यही कहना था, आपके बाद जो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, कोचेज़ की जानिब से इनको यही हिदायत दी गई कि मॉडर्न तर्ज की क्रिकेट है तो मॉडर्न अंदाज में खेलना है और खुलकर खेलना है। तो ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तान की अच्छी खुशखबरी होगी। अगर पाकिस्तान की टीम मॉडर्न तर्ज की क्रिकेट खेल दी तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का जो ये तरबीती कैंप है कल भी यानी कि 10 मार्च को भी जारी रहेगा और पाकिस्तान की टीम ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए 12 मार्च को पाकिस्तान से रवाना होना है। थैंक यू इमरान लतीफ़ फॉर ज्वाइनिंग अस। और इससे पहले कि मैं बात करूं आपसे पाकिस्तान क्रिकेट पर, असगर, मेरा एक ये भी सवाल है कि इंडिया में ये रूमर्स हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद रिटायर होने वाले हैं और अनकरीब उनके जो फ्यूचर का फैसला है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद होगा, बिकॉज अभी तक BCCI ने उनके जो कॉन्ट्रैक्ट वाले मामला हैं उसको रिव्यू नहीं किया है। देखिए A1 कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का,
और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को तोसी इसलिए नहीं दी गई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखना चाहते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी अपने लिए क्या फैसला करते हैं। बोर्ड की जानिब से उनको रिटायरमेंट के लिए नहीं कहा जा रहा, अलबत्ता ये हो सकता है कि रोहित जो है वो एज ए प्लेयर टीम में शामिल रहें, और अगर ट्रॉफी जीत जाते हैं तो फिर जो है बाइज्जत और बर वक्त रुखसती का टाइम होगा रोहित के लिए कि वो ट्रॉफी के साथ रुखसत हो जाए। शुभमन गिल ने ना अपनी प्रेसर में ये बात कह दी है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट से मुतालिक जो फैसला है वो इस फाइनल के बाद करेंगे। तो इमरान यूसुफजई, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अभी तो रोहित शर्मा के पास अच्छा खासा टाइम है, कम से कम 1 साल 2 साल और वो खेल सकते हैं। वैसे भी देखें उनके 37 नहीं, मिसबाह भी तो खेला 40-42 तक। उनकी तो 40 पे कप्तान बनते हैं। अब हमारे तो जाहिर सी बात है, हमारे तो और भी बड़े मसाइल है ना। फिर अभी आपने बैठे बिठाए जो है वो सरफराज को साबित भी कर दिया। तो ये तो हमारी ज्यादतियां चलती रहती है। हम अपने खिलाड़ियों के साथ खुद भी बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं। लेकिन इमरान, हम तो पहले ही अपनी एज कम लिखवाते हैं ना। बर्थ सर्टिफिकेट भी 2 नंबर बनवाते हैं, NIC में भी अपनी उम्र कम करा लेते हैं, कलाई टेस्ट से भी निकल जाते हैं, हर तरीके के टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं और उम्र भी छुपा लेते हैं हम तो। हाँ, जैसी बात है, हमारे साथ और बहुत सारे मसले हैं। तो बहरहाल रोहित शर्मा 272 वनडे हैं उनके। अभी इसी सीरीज में, इसी ICC चैंपियन ट्रॉफी में जो विराट कोहली है उन्होंने 300 वनडे जो है मुकम्मल किए। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा मौका दे, 1 साल नहीं तो 6 महीने 8 महीने में अगर इनको इतना मौका मिलता है कि रोहित शर्मा भी, जाहिर सी बात है 300 का हिंसा अबूर करना वनडे की कैरियर में फॉर्मेट में, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा संगी मील है। लेकिन बहरहाल वो उनकी फिटनेस के ऊपर है, फिर उनके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी रोहित शर्मा एक अच्छे, उनका सबसे अच्छा जो उनके अंदर एक चीज है वो ये कि वो एक अच्छी कप्तान है, वो एक अच्छी क़यादत करने वाले हैं। उनको अपने बॉलर्स का पता है, उनको अपने बैटर्स का पता है, उनको ये अंदाजा है कि मेरा किस बॉलर किस साइड पर बॉल करता है, तो उसको बॉलर फील्डिंग उस तरीके से खड़ी करना जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छे कप्तान है। बहरहाल ये तो उनका अपना फैसला है क्या होना है, लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से जो है कि दर्जी बात है, हम अफसोस इस बात पर कर रहे हैं कि ना फाइनल पाकिस्तान में है, ना पाकिस्तान फाइनल में है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा गम यही है। और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में है। ना फाइनल पाकिस्तान में है, ना पाकिस्तान फाइनल में है। अच्छा असगर, मूविंग ऑन टू सरफराज अहमद, उन्होंने एक क्रिप्टिक किस्म की बात की है और वो कह रही हैं कि जब क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है, लेकिन जब क्रिकेट छोड़ जाते हैं तो फिर कुछ और बातें कर रहे होते हैं। किसकी जानिब इशारा है? देखिए, बात यह है कि जब क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो गलतियां कर रहा होता है, और जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो वो गलतियां वॉच करके उस पर नुक्ताचीनी कर रहा होता है, उस पर अपने कमेंट्स दे रहा होता है। तो सरफराज का इशारा इसी जानिब था कि जो लोग चैनल्स पे बैठ के साबिक क्रिकेटर्स हम मौजूदा टीम पे तनकीद कर रहे हैं, तो उसने एक जुमला और कहा था कि तहजीब का दायरा और अल्फाजों का चुनाव मुनासिब होना चाहिए। तो ये सरफराज की बात थी कहने की। लेकिन सरफराज की एक बात से मुझे इख्तलाफ है कि उसने कहा टीम ने मेहनत की और टीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। मैं यही बात करने वाली थी इमरान, टीम ने मेहनत कहाँ की? मुझे तो कहीं मेहनत नजर नहीं आई। सरफराज की इस बात से हम इत्तेफाक तो नहीं कर सकते। नहीं जी, बिल्कुल मेहनत अगर की होती तो हम देखें, हम सबसे बड़ा मसला हमारा यही है, हमारी एक ही डिमांड होती है अपनी टीम से कि आप फाइट करें, मैदान में उतरे, लड़ें। हमें आपकी लड़ाई, हमें ये फील हो कि आप लड़ रहे हैं, आपने फाइट की है, आपने जीतने की कोशिश की है। मुझे इन 4 मैचेस में और इसके अलावा जो फेडरेशन सीरीज के एक साउथ अफ्रीका के मैच को छोड़ के मुझे कहीं पर भी इनकी फाइट नजर नहीं आई। कहीं पर किसी फील्डर के, किसी बॉलर के, किसी बैटर के जेस्टर से ये फील ही नहीं हुआ कि वो लड़ने की कोशिश कर रहा है या वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैदान में उतरे इस बात के लिए है कि हम आज का मैच जीतेंगे। आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये इस मैदान में कदम रखने से पहले ही आधा ज़हनी तौर पर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पे इत्तेफाक किया जा सकता है। फाइट उन्होंने नहीं की, मेहनत उन्होंने नहीं की, ना हमें अच्छी क्वालिटी की बॉलिंग नजर आई, ना हमें अच्छी क्वालिटी की बैटिंग नजर आई। हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि आप 100 मैच खेले 100 जीते, आप 100 मैच खेले, आप 50 जीते, 30 जीते, लेकिन जो हारे उसमें भी आपकी कम से कम फाइट नजर आनी चाहिए। हमें आप लड़ते हुए नजर आए तो हमें कम से कम ये इत्मीनान होगा कि हमारी टीम आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस थी। तो असगर, क्या फिर हम न्यूजीलैंड टूर से भी कोई उम्मीद ना रखें? बिकॉज वही नाम है, वही चेहरे हैं। देखिए, न्यूजीलैंड टूर से आप सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद रखें कि ये टीम वापस आ जाएगी।
और इसके अलावा कोई और उम्मीद ना रखें, क्योंकि जाहिर है जिस टीम का सिलेक्शन किया गया है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। एक आध प्लेयर उसमें यकीनन शाहीन और हारिस जैसे ओल्ड हैं, लेकिन जिसका कप्तानी नौ मौजूद हो उस टीम का फिर मुस्तकबिल क्या होगा। जिसके कप्तान को ही कोई तजर्बा ना हो उसके साथ फिर हारिस को लगा दिया जाए, वो भी अनमैरिड। मगर मैरिड पे होता तो हम फिर भी सब्र कर लेते, सब्र का घूंट पी लेते, लेकिन बगैर किसी परफॉर्मेंस के अचानक जो है उसको लाकर आपने नायब कप्तान लगा दिया, तो इस टीम से फिर हम क्या उम्मीद रखें। ये तो हारिस की एंट्री इस बात की सबूत है कि इसमें भी प्लानिंग है, इसमें भी ग्रुपिंग है, और जिसके सरबराह मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि आकिब जावेद साहब आप खुद हैं। ओके, तो इमरान, क्या आपको भी लगता है कि रिजवान के अगेंस्ट इनसाइड अब साजिशें शुरू हो गई हैं, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उनके खिलाफ? देखिए, ये हमारा अलमिया है, इसलिए कि जब भी कोई कप्तान मौजूदा कप्तान है, जाहिर सी बात है रिजवान अपनी मर्जी से कप्तान नहीं बना। असगर भाई ने भी पिछले प्रोग्राम में इस हवाले से इशारा किया था कि उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार ही किया है, कप्तानी वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है। अब इशू ये है कि हमारे यहाँ अलमिया ये है, जब भी कोई कप्तान बनता है 2 3 4 और जो कैंप में मौजूद होते हैं, जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से साजिशें शुरू हो जाती हैं और ये चीजें नजर आती है। देखिए, ये चीजें ऐसी नहीं है कि कैमरे की आंख से छुप सके, या ये चीजें ऐसी नहीं है कि मीडिया की आंख से छुप सके। हमने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने 2009 के वर्ल्ड कप में भी देखा, ये सारी चीजें नजर आती थी। और सबसे बड़ा इशू ये है कि ग्राउंड पर उनका जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है ये भी दिखाई देता है। ये ग्रुपिंग आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये बड़े अरसे से चल रही है। और मेरा ख्याल है कि जब तक हम इस ग्रुपिंग को खत्म नहीं करेंगे, एक कप्तान आ गया है, आप उस कप्तान को बकअप करें, आप उसको सपोर्ट करें। मुझे सबसे अच्छी चीज, लेकिन इमरान, हमें तो सिर्फ 92 याद है ना, उसके बाद की तो हम बात ही नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, देखिए 92 में भी बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज थे, असगर भाई को पता है, लेकिन उन सारी चीजों से हटकर वो सारी चीजें छुप गई, इसलिए कि हमने वो वर्ल्ड कप जीत लिया था। उस वर्ल्ड कप में बहुत सारी मेहनतें थी, बहुत सारे खिलाड़ियों की मेहनतें थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो मेहनतें उसके बाद दोबारा नजर नहीं आई है। उसका रिजल्ट ये है कि आज आपको जो है, आज आप अर्ली ऑन हर ICC के इवेंट में बाहर हो जाते हैं, हमारे खिलाड़ी चलते नहीं है, हमारे बैटर्स जो है वो ICC की रैंकिंग में नहीं आ रहे, न बॉलर्स आ रहे हैं, ना बैटर्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में फिर यही होगा। और फिर सबसे बड़ा इशू यही है कि जब कप्तान आ जाता है किसी भी वजह से, तो उसको फिर सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ कोई टीम मेंबर को। अब हम बाहर बैठ के जितना भी और सपोर्ट नहीं मिलती है, बल्कि यही प्लेयर्स जाके उनके खिलाफ भी मुखबरियां कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा असकर के कल मोहसिन खान साहब ने भी अली सलमान के शो में यही बात दोहराई है कि अंदर से ही प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ मुखबरियां कर रहे होते हैं, और जो ये 90s के जो प्लेयर हैं ना, मेन कल्प्रिट्स ये हैं। देखिए 90s के प्लेयर यकीनन इनकी गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो मुखबरी का कल्चर है ना, और ये जो तो मैं चुगली भी कह सकता हूँ, गीबत भी कह सकता हूँ, ये सारा कल्चर अनमैरिड पे ही होता है। अगर आप मैरिट पे फैसले करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होगी। अभी मैंने हारिस की उसकी शादाब की मिसाल क्यों दी? शादाब की मिसाल मैंने इसीलिए दी कि शादाब मैरिट पे नहीं है। जब वो अनमैरिड होकर टीम में आया, नायब कप्तान बन गया, तो उसका एक ही काम है। शादाब के अलावा जो बाकी है, क्या वो मैरिट पे है? बाकी शादाब को मैं क्लियर कर लूँ ना कि भाई उसको टीम में क्यों लाया गया। वो सिर्फ वो जो आकिब जावेद के लिए वो मुखबरी का काम करेगा, वो आकिब जावेद के लिए के प्लान पर अमल दरामद का काम करेगा। वो सलमान को जो कि खुद तो आप कह रहे हैं कि शादाब खान मुखबर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? शादाब खान मुखबर है? वो हर वो लड़का शादाब समेत जो परफॉर्मेंस ना दे, जो मेरिट पे ना हो, उसे टीम में लाया जाए, जबरदस्ती इन किया जाए, तो वो फिर यही काम करता है। अच्छा, ये जिंदगी के हर शोबे में, सिर्फ खेल की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, हर शोबे में है, हर दफ्तर में यही है कि अनमैरिड बंदे को आप ले आएंगे तो उसका यही काम होता है। वो कासालिसी के अलावा, खुशामद के अलावा वो और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाता है, अपने आप को सेव करता है। तो शादाब हो या कोई और हो, उनका यही काम है। और इसी चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह चाटना शुरू किया, और अब ये पोजीशन आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो गई हैं। एक जोर का झटका लगेगा और ये जमीन बोस हो जाएगी। खुदारा इसको बचाए, खुदारा मेरिट पे फैसले करें। इस टीम को में, इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेली जाने वाला अगर कोई गेम है तो वो क्रिकेट है, और क्रिकेट को नहीं बचाया तो फिर सारे खेल माइनस हो जाएंगे, इसलिए कि फिर कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज 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 मोहसिन नकवी साहब, आंखें खोलें, आंखें खोलें। अच्छा इमरान, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो सारे प्लेयर्स हैं वो मुखबर हैं, और न्यूजीलैंड जाके फिर ये क्या करेंगे?
देखिए बात मुखबिरी की नहीं है, ये असगर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एक प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बनती है, देखिए हमारा अलमिया एक तो ये भी है ना कि हमारे पास जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बन रही होती हम उसको कप्तान बना देते हैं, अगर कप्तान नहीं बनाते तो एटलीस्ट वाइस कप्तान बना देते। अब वाइस कप्तान का मतलब ये है T20 टीम के वाइस कप्तान का कि शादाब प्लेइंग 11 में हर सूरत मौजूद होंगे। 5 T20 मैचेस हैं, 5 T20 मैचेस में शादाब हर मैच में मौजूद होंगे। अब कोई परफॉर्म करता है या नहीं करता है, अब ये बात भी असगर भाई की ठीक है कि जब एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, जिस खिलाड़ी को खराब परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से बाहर किया गया, उसको वापस टीम में, अच्छा बगैर किसी परफॉर्मेंस के, इस दौरान में उसने कोई परफॉर्मेंस भी नहीं की। अगर आप उसका डोमेस्टिक देखें, अगर उसने लीग वगैरह खेली है तो वो तो उसमें उसका क्राइटेरिया बनता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो टीम में वापस आया है और फिर वाइस कप्तान की हैसियत से आया है तो जाहिर सी बात है उससे कुछ तो करना है। परफॉर्म उसे करना नहीं है तो फिर वो ये मुखबिया करेगा या इधर की बात उधर या उधर की बात उधर, या बाकी जावेद को बताते हैं, जिसको भी बताते हैं, जाहिर सी बात है फिर उन्होंने कुछ अच्छा लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं ना, इमरान तो काफी ज्यादा गुत्थम गुत्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर जो बाबर आजम के वालिद ने स्टेटमेंट दिया, उनको डिफेंड किया, उस पे भी फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बासित अली ने तो ये भी पूछ लिया है कि उनके फादर बताएं कि उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं। देखिए इस हिसाब से तो फिर बहुत सारे खिलाड़ियों पर इल्जाम आएगा, इसलिए कि हर किसी खिलाड़ी के वाले साहब तो क्रिकेट नहीं खेले हुए। लेकिन इशू ये है कि आप अपने खिलाड़ी को, अपने एक प्लेयर को जिसने आपको नो डाउट के आपकी टीम को जमीन से आसमान तक पहुंचाया है, आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते। आप उसने वनडे में जितने स्कोर किया है, उसने T20 में जितना स्कोर किया, उसने टेस्ट में जितना स्कोर किया, आप किसी चीज से इनकार नहीं कर सकते। आप उसकी विनिंग जो इनिंग्स है उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आज परफॉर्म नहीं कर रहा और इस बुनियाद पर इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए और इसकी पिछली सारी जितनी भी जो कारकर्दगी थी या जितना इसने पाकिस्तान के लिए खेला है उसको नहीं कर दिया जाए, तो मुझे ये बताएं कि जो टीवी के ऊपर बैठ के तजज़ियाकार यानी कि आप कह रहे हैं कि बाबर के साथ गलत हो रहा है। असगर आप क्या कहेंगे? देखिए बासित भाई आपने एक ही लम्हे में कहा कि वालिद साहब बताएं कि उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं, दूसरे ही लम्हे में आपने कहा कि आज के दौर में अगर किसी प्लेयर का कोई फॉलोअर्स है तो वो सिर्फ बाबर आजम के हैं। अब मैं इस बयान को क्या लूं, इसको मैं क्या समझूं, तजाद नहीं है। देखिए बेहतर तो ये है कि वालिद की जो एहतराम है और उनके अपने जज्बात एज ए बाप के हैं, तो हमें खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। बाप को अपने जज्बात का इजहार करने दें, हम क्यों उस पर तनकीद करें, हम क्यों उसको गुफ्तगू में शामिल करें। ठीक है, वालिद हैं, अपनी जगह वो सही है, उन्होंने जो वक्त देखा है, जिस तरीके से उनके बेटे ने स्ट्रगल की है, जिस तरीके से वो आगे आए हैं, वो हम सबको मालूम है। परफॉर्मेंस दी है, अब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। हमारा सिर्फ नुकता ये है कि बाबर आजम एक बस बाबर को चाहिए कि वो अपने बैट से जवाब दें। तो असगर मेरे साथ मौजूद थे, इमरान भी मेरे साथ मौजूद थे। दिस इज ऑल फ्रॉम एंड बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर टॉप मैनेजमेंट, निसार साहब, हामिद साहब, आवर मार्केटिंग हेड शाह साहब, इसके अलावा प्रोग्रामिंग हेड तंजीला मजहर साहिबा, टेक्निकल एडमिन, ड्राइवर्स, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट आर ऑल डियरेस्ट एंड लवली पैनलिस्ट। असगर अजीम, इसके अलावा तौसीफ अहमद साहब, अली सलमान, कमर रज़ा इफ़ी, माजिद भट्टी साहब, इमरान लतीफ़, इमरान यूसुफजई, हाशिर खटक और जो हमारे साथ रहे, सलमान लुकमान और मेरा प्रोड्यूसर नकी, जो कि पीछे से चुपते हुए सवालात हमें बताते रहते हैं। फिर हमारी सोशल मीडिया की पूरी टीम भी, मेरे कंट्रोलर न्यूज़ मुस्तफ़ा हुसैन साहब और जितने भी लोगों ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि इन सभी की मेहनत की बदौलत हम आप तक इतना फाइन क्वालिटी ऑफ वर्क पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली एंड पॉजिटिव फीडबैक। जी असगर, थैंक यू GTV, आपने हमेशा की तरह इस बार भी एक खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उसमें जो भी गुफ्तगू हुई हमारे पैनलिस्ट ने की, हमारे मेहमानों ने की, हमारी कोशिश यही थी कि हम जो है इस मामले को इस ट्रांसमिशन में वो बातें करें जो आवाम के दिल की बात है, जो हकाइक पे और सच्चाई पर मबनी है। सही। और एक नाम मैं जनाब भूल गई थी, PCR, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें पीछे से बता रहे होते हैं और वो भी पूरी ट्रांसमिशन को लेके चल रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर नाउ, विल सी यू सून अगेन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।